आकाशवाणी है। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत प्रस्तुत है कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता सिद्धार्थ सिंह। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं नई दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के एडिशनल प्रोफेसर डॉक्टर राकेश गर्ग। नमस्कार श्रोताओं, इस समय देश में कोरोना के विरुद्ध विश्व का सबसे बड़ा टीकाकरण कार्यक्रम चल रहा है और देश ने इस अभियान में एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। अब तक 4.5 करोड़ से ज्यादा लोगों में कोविड टीकाकरण किया जा चुका है। इस बीच सरकार ने नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप ऑन इम्यूनाइजेशन NTEGI और नेशनल एक्सपर्ट ग्रुप ऑन वैक्सीन एडमिनिस्ट्रेशन फॉर कोविड-19 NEGVAC की सिफारिश के आधार पर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को टीकाकरण के दौरान कोविशील्ड की 2 खुराकों के बीच का अंतराल बढ़ाकर 4 से 8 सप्ताह करने के बारे में लिखा है। आपको बता दें कि वैक्सीन की 2 खुराक के बीच के अंतराल को बढ़ाने का ये फैसला सिर्फ कोविशील्ड टीके पर लागू होगा और कोवैक्सीन पर लागू नहीं होगा। कोरोना से बचाव में इस टीकाकरण की बहुत अहम भूमिका है, इसलिए कोरोना और उसकी वैक्सीन को लेकर आपको जागरूक करने और आपके सवालों का जवाब देने के लिए आकाशवाणी पर हम आपके लिए लेकर आते हैं कोरोना जागरूकता पर विशेष कार्यक्रम। और आज के इस एडिशन के साथ मैं हूं सिद्धार्थ सिंह। श्रोताओं, कोविड-19 पर चर्चा करने के लिए और आपके सवालों का जवाब देने के लिए इस विशेष फोन इन कार्यक्रम में हमारे साथ हैं अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स नई दिल्ली के मेडिसिन विभाग में एडिशनल प्रोफेसर डॉक्टर राकेश गर्ग। चिकित्सा के क्षेत्र में डॉक्टर राकेश का लंबा अनुभव रहा है और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जर्नल्स में उनके 260 से भी ज्यादा पेपर पब्लिश हो चुके हैं। मेडिकल बुक्स में भी उनके 20 चैप्टर्स पब्लिश हुए हैं। डॉक्टर राकेश, नमस्कार। कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नमस्कार, सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। श्रोताओं, कोरोना से संबंधित सवाल हमारे आज के एक्सपर्ट से टोल फ्री नंबर 1800-115767 और दूसरा नंबर है 011-233-14444 पर पूछ सकते हैं। आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIRnews पर #AskAIR पर अपने सवाल पोस्ट भी कर सकते हैं। डॉक्टर राकेश, आज की चर्चा की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं देश में चल रहे विश्व के सबसे बड़े कोविड इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम की। आज देश ने टीकाकरण की दिशा में एक और कीर्तिमान स्थापित किया है। अब तक 4.5 करोड़ से ज्यादा लोगों का वैक्सीनेशन हो चुका है। आप दुनिया के सबसे बड़े वैक्सीनेशन प्रोग्राम के बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? आपने काफी अच्छा एक सवाल पूछा। कोविड की वजह से तो अभी हम सब चिंता में थे, कोविड के केस थे, दिक्कतें आ रही थी, पर लेकिन अगर भारतवर्ष का देखें, काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है वैक्सीन बनाने में। अगर कुछ समय की बात करें, पोलियो वैक्सीनेशन प्रोग्राम पूरे वर्ल्ड में काफी चर्चा में रहा, बिकॉज इसकी सफलता काफी अच्छी थी। तो वो जो एक्सपीरियंस भारतवर्ष को रहा वो हमें कोविड में भी फायदा किया। और जिस तरीके से, जिस सुचारू रूप से ये वैक्सीनेशन प्रोग्राम अच्छे से चला, उसकी वजह से जैसे आपने बताया कि तकरीबन 4.5 करोड़ के करीब वैक्सीनेशन लग चुके हैं और पूरे दुनिया में सबसे ज्यादा लगने वाले वैक्सीन में से भारतवर्ष है। तो ये बहुत एक कंफर्ट लेवल हम सभी को देता है और एक इंश्योर करता है कि हमारे सारे नागरिक सुरक्षित रहें और कोविड से बचे रहें। और ये प्रोग्राम आगे चलता रहेगा। वैक्सीनेशन धीरे धीरे इसका दायरा बढ़ता जाएगा। अभी दायरा जो रखा हुआ है वो हाई रिस्क पॉपुलेशन के लिए किया हुआ था जी। आने वाले समय में ये बाकी व्यक्तियों को भी लगना शुरू हो जाएगा और जैसे जैसे इसका दायरा बढ़ेगा, वैक्सीनेशन के लोग बढ़ेंगे, कोविड के होने के चांसेस, तो हम बात करते हैं हर्ड इम्यूनिटी या कम्युनिटी ट्रांसमिशन की, वो कम हो जाएगा। तो अभी हम सबको मिलकर सहयोग करना है इसमें। अपने आप आगे बढ़ कर आए, वैक्सीन लगवाएं और कोविड से बचने की कोशिश करें। जी। और डॉक्टर राकेश, सरकार ने नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप ऑन इम्यूनाइजेशन NTEGI और नेशनल एक्सपर्ट ग्रुप ऑन वैक्सीन एडमिनिस्ट्रेशन फॉर कोविड-19 NEGVAC की सिफारिश के आधार पर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को वैक्सीनेशन के दौरान कोविशील्ड की जो 2 खुराकों के बीच का अंतराल है उसे बढ़ाकर 4 से 8 सप्ताह करने के बारे में लिखा है। पहले ये 4 से 6 सप्ताह था। इसका क्या कारण है, इसके बारे में आप हमारे श्रोताओं से क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, आपका सवाल काफी अच्छा है और काफी लोगों को थोड़ी सी एक जागरूकता होनी चाहिए और उत्सुकता भी है कि ऐसा समय क्यों चेंज किया। अगर हम समझें कि कुछ नया वैक्सीन या कुछ नया दवाई बनता है
तो उसके काफी स्टेजेस रहते हैं। जब दवाई बनाई जाती है तो उसको पहले एक्सपेरिमेंटल स्टडीज किया जाता है, फिर वॉलंटियर्स में किया जाता है, उससे रिस्पांस देखा जाता है, फिर उसको मार्केट में रिलीज करते हैं, फिर पोस्ट मार्केटिंग सर्वेलेंस करते हैं। तो एक कोई भी नया दवाई जिसमें वैक्सीन भी इंक्लूड होती है, ये पूरा एक प्रोसेस होता है। और यूजुअली इस पूरे प्रोसेस को आप मान के चले 2 साल से लेकर 10 साल तक का समय भी लग सकता है कुछ नई दवाई को मार्केट में यूज करने के लिए, क्योंकि भारतवर्ष का एक एक्सपीरियंस था इस तरह के वैक्सीन बनाने में, साइंटिस्ट उपलब्ध थे, तो ये जो वैक्सीन बना इसको हमने बना लिया है। अब जो चीज हम इस्तेमाल करना शुरू करते हैं उसका क्या से रिस्पॉन्स रहेगा, क्योंकि लैब के अंदर रिस्पॉन्स और जो बाहर उसमें कभी कभी डिफरेंस आ सकता है। तो जब हम इसको यूज करना शुरू करते हैं तो हमें पता चलता है कि इसका जो हमें सेकंड डोज देना चाहिए या कुछ वैक्सीन का बूस्टर डोज देना चाहिए, उसका सही समय क्या है, क्योंकि ये हम लैब से नहीं पता कर सकते हैं। और इसको देखने के लिए हम करते क्या है, जैसे हम एक वैक्सीन देते हैं तो एक ये बॉडी के अंदर रिस्पॉन्स जनरेट करता है जी, उसके अंदर एंटीबॉडीज बनने शुरू होते हैं। जब वो बनने शुरू होते हैं तो हमारी बॉडी का जो रिस्पॉन्स है उसके हिसाब से उसमें कुछ समय लगता है। वो 2 हफ्ते भी लग सकता है, 4 हफ्ते भी लग सकता है, 6 हफ्ते भी लग सकता है जी। वो जब हम यूज करेंगे रियल टाइम में तब हमें उसका रिस्पॉन्स पता चलेगा। जब एक रिस्पॉन्स आना शुरू होता है तो हम सेकंड डोज देते हैं ताकि वो रिस्पॉन्स और बेहतर हो जाए जी। उस बेहतर रिस्पॉन्स को हम कब दें, ये जब हम वैक्सीनेशन प्रोग्राम शुरू होते हैं ह्यूमन बींग्स में यूज होना शुरू होता है। जैसे आपको अब याद होगा कि जब हम कोविशील्ड की बात कर रहे थे, कोवैक्सीन की बात कर रहे थे, शुरू में एक्सपेरिमेंटल स्टडीज हुआ था, फिर कुछ टाइम कोवैक्सीन को हमने एक्सपेरिमेंटल स्टडी की फॉर्म में इसको लॉन्च किया और उसके बाद वो यूज होना शुरू हुआ। तो हमारे पास अब डेटा काफी सारा आ गया जो कि इंटरनेशनल जर्नल्स में भी पब्लिश हुआ कि इसका जो राइट टाइम है वो जो अभी हमारे पास आया था तकरीबन 4 से 8 हफ्ते के बीच में अगर दिया जाए तो बेहतर होगा जी। तो 4 हफ्ते से पहले दें और 8 हफ्ते से बाद दें तो वो हमें ज्यादा बेनिफिट नहीं करने वाला। तो अब ये नई स्टडीज नए डेटा आया क्योंकि इतने सारे पेशेंट्स को लगा, उनको ऑब्जर्व किया गया, उनके अंदर एंटीबॉडी टाइटर्स को मेजर किया गया, तो उससे अभी पता चला कि जो इसकी बेस्ट डोज है तकरीबन कहीं हम 6 हफ्ते के आसपास दें तो बेहतर रहेगा। तो वो 4 से 8 वीक का जो अभी चेंज किया गया, जो कि पहले 4 से 6 वीक था, तो उसको भी जो चेंज किया है वो अभी हमारे पास प्रेजेंट डेटा के हिसाब से है। तो उसमें जो एंटीबॉडी रिस्पॉन्स है, जो हम बोलते हैं कि वैक्सीन का असर आ गया, जिसको आप कॉमन लैंग्वेज में बोले, साइंटिफिक लैंग्वेज में बोले कि बॉडी के अंदर एंटीबॉडी रिस्पॉन्स अच्छे बन गए, एंटीबॉडीज बन गए हैं, तो वो तकरीबन 4 से 8 हफ्ते के बीच में अगर ये सेकेंड डोज दिया जाए तो उसके रिजल्ट बेहतर पाए गए और इसके हिसाब से इसको चेंज किया गया है जी। और डॉक्टर राकेश, ये 2 डोजेस के बीच का जो अंतराल है ये सिर्फ कोविशील्ड टीके पर लागू होगा और कोवैक्सीन पर लागू नहीं होगा? हाँ, अभी जो चेंज स्ट्रेटेजीज आया है, क्योंकि कोवैक्सीन का जो डेटा था हमारे पास पहले से ही था, कोविशील्ड का डेटा अभी और रोबस्ट हमारे पास आ गया है। तो ये जो अभी 4 to 8 वीक्स का जो डिफरेंस बताया गया है वो कोविशील्ड के लिए है, जो कि ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका ने बनाया है। तो ये वाला उस कोविशील्ड के लिए एप्लीकेबल है। कोवैक्सीन के लिए पहला वाला सेम स्टेटस रहेगा, उसमें अभी बदलाव नहीं है। ऐसा लगता है कि हमारे पास जो डेटा थे और अभी जो जिन लोगों को लगा है कोवैक्सीन, तो उसमें 4 वीक्स पे अगर लगाया जाए तो उसका रिस्पॉन्स बेहतर रहता है, अच्छा रहता है। तो अभी वो सेम रहेगा, उसमें कोई बदलाव की अभी तो ऐसा कोई डेटा हमारे पास नहीं आया है कि उसको चेंज करने की जरूरत अभी होगी जी। और डॉक्टर राकेश, आपसे सवाल करने के लिए पूरे देश से श्रोता हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं और सबसे पहले हम रुख करते हैं कलर ऑफ स्टेट्स राजस्थान का, जहां से जयपुर से विनेश कुमार मीणा जी अपने सवाल के साथ कार्यक्रम में जुड़ गए हैं। विनेश जी नमस्कार। जी नमस्कार सर। सर आपको भी और डॉक्टर साहब को मेरा नमस्कार जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। आज की कार्यक्रम के आप पहले कॉलर हैं जी, बताइए। कि हम ये सुन रहे हैं कि इसका जो टाइम है कोविशील्ड का वो 4 हफ्ते से बढ़ा के 8 हफ्ते के लिए किया जा रहा है। तो सर इसके करने के पीछे ये है कि जो इसके साइड इफेक्ट सामने आ रहे हैं इसकी वजह से, या इसको मॉडिफाई करने का टाइम लिया जा रहा है, या फिर पब्लिक को सेटिस्फाइड करने के लिए मतलब ये किया जा रहा है?
जी डॉक्टर राकेश, अभी आपने वैसे जवाब तो दिया है सवाल का, लेकिन जी दोबारा बता दें। जी देखिए, ऐसा है कि जैसे मैं आपको बता रहा था कि जैसे वैक्सीन को जब बनाते हैं तो हमारे शरीर के अंदर कुछ इम्यूनिटी डेवलप होती है और उसको बूस्ट करना होता है, उसको थोड़ा सा और असरदार बनाना होता है। तो असरदार बनाने के लिए उसको हम सेकेंड डोज कब दें, ये हमें पता चलता है जब वो एक्चुअली में हम उसको पेशेंट्स पे यूज करना शुरू करते हैं। यहाँ पेशेंट्स तो नहीं, हम बोलेंगे कि नॉर्मल ह्यूमन बींग्स में यूज करना चाहिए जो ये वैक्सीन है। क्योंकि तो हमने जो अभी डेटा हमारे पास आया, हम साइंस में बोलते हैं कि जब रियल टाइम हम उसको यूज करते हैं तो रियल टाइम इफेक्ट कैसे आया। तो जिन पेशेंट्स को 4 से 8 हफ्ते के बीच में लगा था, 6 हफ्ते के आसपास लगा, उसमें रिस्पॉन्स अच्छा था। तो हमारा जो साइंस है ना वो चेंज होता रहता है। कुछ समय आपने देखा होगा 10 साल पहले, 20 साल पहले हम थोड़ी सी डिफरेंट टेक्निक यूज करते थे, आज सीखने चाहते हैं। जैसे आपने कभी देखा होगा ना कि 10 साल पहले हम पथरी का इलाज सर्जरी करके, ओपन सर्जरी करके करते थे, आज हम दूरबीन से कर देते हैं। तो साइंस हमेशा चेंज होता रहता है एक्सपीरियंस के हिसाब से, डेटा के हिसाब से। इसी तरह कोविड एक बिल्कुल नया वायरस था, वैक्सीन बिल्कुल नया बना है। तो शुरू में हमने 4 हफ्ते बोला था, बट अभी पता चला कि अगर हम थोड़ा सा उसको डिले कर दें तो रिस्पॉन्स बेहतर रहेगा। तो इसका साइड इफेक्ट से कोई ताल्लुकात नहीं है। ये सिर्फ हम चाहते हैं कि जिनको ये वैक्सीन लग रहा है उनमें असर और अच्छा है, इसलिए वो हमने टाइम को बढ़ा दिया है। जी बिल्कुल डॉक्टर राकेश, जैसा कि आपने बताया कि वैक्सीन के बेहतर असर के लिए, बेहतर इम्यूनिटी के लिए हमने इसे थोड़ा सा अंतराल को बढ़ाया है। और इस बीच बड़ौत से हमारे साथ महेश शर्मा जी कार्यक्रम में जुड़ गए हैं। महेश जी नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। बड़ौत वालों की ओर से आपको प्यार भरा नमस्कार। जी आपको और बेहतरीन जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी महेश जी स्वागत है आपका, बताइए क्या जानना चाहते हैं आप? मैं जानना चाह रहा हूँ कि कहीं कहीं पर बहुत कोरोना का जोर हो रहा है, क्या करने उसमें हमारी लापरवाही है या कुछ और ही जोर का कारण है? जी डॉक्टर राकेश, कल एक दिन में 46,000 से ज्यादा नए कोविड के मामले सामने आए हैं और अगर हम देखें तो एक्टिव केसेस की संख्या भी 3 लाख को पार कर चुकी है। राजस्थान में 8 शहरों में रात का कर्फ्यू लगाया गया है, महाराष्ट्र में केसेस काफी आ रहे हैं। तो इन सब का आप क्या कारण मानते हैं? आई थिंक मैं अभी जिन श्रोता ने सवाल पूछा मैं उनको धन्यवाद देना चाहूंगा, क्योंकि सवाल भी पूछा और उन्होंने जवाब भी अपने आप ही दिया उसका। कि जवाब बोला कि शायद हम कुछ लापरवाही कर रहे हैं और एक्चुअली में ये लापरवाही है, क्योंकि कोविड का एक नया जो वैक्सीन आया, जो हम शुरू से बोल रहे हैं कि इसका, और बोलते भी है ना, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। सो कोविड का जो एक सबसे बेहतर तरीका है उसे बचाए रखें हम। शुरू में हम बोलते थे कि सोशल डिस्टेंसिंग, 1-2 गज की दूरी बना के रखें, मास्क हमेशा पहने, भीड़ भाड़ वाले इलाके में ना जाएं, हाथ को साबुन पानी से या किसी सैनिटाइजर से अच्छी तरह से साफ रखें और कोशिश करें कि बाहर कम घूमें, भीड़ भाड़ कम करें। अभी जैसे धीरे धीरे कोविड के केसेस कम हुए, मार्केट ओपन होना शुरू हुआ, सभी लोग अपना काम करना शुरू किए, तो वो जो एक लापरवाही कह सकते हैं या जो हमारी तरफ से जो सीरियसनेस थी शुरू में, वो थोड़ा सा कम हुआ। उसकी वजह से ये कोविड के इन्फेक्शन बढ़ गए। सिचुएशन तो वही है, कोविड वायरस तो वही है, थोड़ा बहुत म्यूटेट हो सकता है बट वही वाला है। तो जो सावधानियां हमें शुरू में रखी थी अभी भी रखनी चाहिए, वो लापरवाही हमें नहीं करनी है। और साथ साथ में एक ये चीज मैं भी ऐड करना चाहूंगा, कभी कभी हमें लगता है कि वैक्सीन लग गया है तो हमारे शरीर के तरफ एक ऐसा तारा बन गया है जिससे कोविड हमें टच नहीं करेगा। ऐसा नहीं है। कोविड का जिनको वैक्सीन लग गया है वो भी, उनसे मेरा ये रिक्वेस्ट रहेगा कि वो जो हमने अभी 3 चीज बताई आपको, सैनिटाइजेशन, हैंड हाइजीन एंड सोशल डिस्टेंसिंग विद मास्क, ये वैक्सीन लगने के बाद भी इसको प्लीज यूज करें जब तक हमारे पास एक अच्छी सी हर्ड इम्यूनिटी नहीं बन जाती, कम्युनिटी में इम्यूनिटी नहीं आ जाती जिससे कोविड कम्युनिटी से चला जाएगा। जब तक वो स्टेज नहीं आता तो हमें वैक्सीन भी जरूर लगवाइए और बाकी सावधानियों को भी रखिए। अभी कोताही की बिल्कुल जरूरत नहीं है, हमें सावधानी रखना है, वैक्सीन लगवाना है और अभी उसी का समय है। जी, और अब हम रुक करते हैं पंजाब में अमृतसर का, जहां से प्रेम सागर जी अपने सवाल के साथ कार्यक्रम में जुड़ गए हैं। प्रेम जी नमस्कार। हेलो जी प्रेम जी नमस्कार, स्वागत है आपका, अपना सवाल पूछिए। डॉक्टर गर्ग जी को नमस्कार है, अमृतसर से प्रेम सागर बोल रहा हूँ। नमस्कार प्रेम सागर जी, बताइए।
डॉक्टर साहब बात ऐसी है, ये जो 4 हफ्ते से 8 हफ्ते तक का पीरियड हुआ है उसका उत्तर तो आपने दे दिया है जी, लेकिन सस्पिशन जो है वो तो सारे देश के लोगों में जाएंगी ना, उसको दूर करने में थोड़ा टाइम तो लगेगा, उसके बारे में कुछ बताएं। तो आप जानना चाहते हैं, देखिए वैक्सीन हमारे यहाँ बन रही है, जैसे जैसे बनती जा रही है उसका दायरा बढ़ाते जा रहे हैं। शुरुआत किया था हेल्थ केयर वर्कर क्योंकि वो हाई रिस्क में थे, अभी वैक्सीन बना तो उसको और एक्सपेंड कर दिया है। तो अभी जो हाई रिस्क पॉपुलेशन हम उनको बोलते हैं, जिनको अगर कोविड हो जाए तो उनको नुकसान होने के ज्यादा चांसेस रहते हैं, उनको ओपन कर दिया गया है। 45 से 60 साल के बीच के जो व्यक्ति हैं उनको अगर कुछ बीमारियां हैं तो उनको लग रहा है, 60 साल से उम्र वालों को सबको लग रहा है। धीरे धीरे जैसे इन लोगों को लगता चला जाएगा, इसका दायरा बढ़ता चला जाएगा और फिर आने वाले समय में जैसे जैसे वैक्सीन की प्रोडक्शन बढ़ रही है तो उस दायरे को बढ़ाते चले जाएंगे। और हम चाहते हैं कि तकरीबन जितने ज्यादा लोगों को वैक्सीन लग जाए, 70-80% लग जाएगा, अगर सभी लोगों को उनके अंदर इम्यूनिटी आ जाएगा तो कोविड इस कम्युनिटी के अंदर फिर सर्वाइव नहीं कर पाता, वो अपने आप स्वतः चला जाता है। तो इसलिए धीरे धीरे दायरा बढ़ता रहेगा और उम्मीद करते हैं आने वाले समय में ज्यादा लोगों को वैक्सीन का फायदा मिल सकेगा। डॉक्टर राकेश, जहां एक ओर 4.5 करोड़ से ज्यादा लोगों में वैक्सीनेशन हो चुका है, वहीं दूसरी ओर एक तबका ऐसा भी है जिनमें अभी भी वैक्सीन हेजिटेंसी है। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि आपका वैक्सीन लगवाने का जो व्यक्तिगत अनुभव रहा है वो कैसा था? देखिए, जब शुरू में लगा तो शायद काफी लोगों में एक हेजिटेशन था या चीजें थी, लेकिन मैंने तो अपना फर्स्ट डोज जब लॉन्च किया था उसके 3-4 दिन बाद ही मेरा नंबर आ गया था, तो मैंने कोवैक्सीन का डोज लगवाया और सेकंड डोज 28 दिन के बाद जो मेरा टर्न आया तो तब लगवाया। और मेरे काफी सारे साथियों ने भी लगवाया, तकरीबन जितने मेरे साथ काम करते हैं, जो भी कोविड में काम कर रहे थे, सभी को लगा। तो अनुभव साइड इफेक्ट ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। हल्का फुल्का थोड़ा सा थकावट रहती है, बुखार हो सकता है, बट वो तो आप देखिए भारतवर्ष में वैक्सीन है, जब बच्चों को छोटे बच्चे लगते हैं ना तो सभी ने, मेरे को बिल्कुल अच्छे से याद है कि सभी परिवार के अंदर डीपीटी, बीसीजी, पोलियो का वैक्सीन सभी को लगता है। उस बच्चे को सभी को पता है कि हल्का फुल्का बुखार हो सकता है, बच्चे को थोड़ा बच्चा चिड़चिड़ा हो सकता है, पैर में जहाँ इंजेक्शन लगता है दर्द होता है, सभी को पता है कि थोड़ा सा क्रोसिन का सिरप पिला दीजिए, वो लिखा रहता है वैक्सीन के प्रिस्क्रिप्शन पे, या हल्की सी आइस लगा दीजिए, बच्चा बिल्कुल ठीक हो जाता है। जब हमारा छोटा सा बच्चा उस वैक्सीन को सह पाता है और सभी को लगता है, हम मना तो नहीं करते किसी अपने परिवार में बच्चे को वैक्सीन ना लगे, तो जब हम छोटे बच्चे को मना नहीं करते जो कि 1 महीना 2 महीने का है, हम तो फिर भी बड़े हैं, 45 साल 60 साल से ज्यादा लोग हैं, तो हम क्यों डर रहे हैं इससे? इसका साइड इफेक्ट नहीं है, फायदामंद रहेगा। कोविड की वजह से जो लोगों को दिक्कत हो रही है वो बच जाएगी। वैक्सीन लगने के बाद जो हल्के फुल्के सिम्टम्स होते हैं वो मैनेजेबल है, ऐसा कोई देखने को नहीं मिला कि बहुत मेजर इश्यूज रहे। अभी सावधानी के लिए अगर कुछ किसी पेशेंट को कोई दिक्कत है तो वो जब वैक्सीन लगवाने जाए तो वहाँ जरूर बताए कि मुझे ये दिक्कत है, इस चीज से मुझे एलर्जी है या इस दवाई से मुझे पहले कभी रिएक्शन हुआ है, तो डॉक्टर डिसीजन ले लेंगे कि अभी आपको होल्ड करना है कि हम लगा सकते हैं। तो घबराने की चीज नहीं है, मैंने लगवाया है, बिल्कुल सेफ रहे। मेरे बहुत सारे साथियों ने लगाया ऑल ओवर इंडिया, सब बिल्कुल ठीक ठाक है, दुरुस्त है, कोई दिक्कत नहीं है। आप जरूर लगाएं। अपनी बीमारियां, अपनी एलर्जी अगर कुछ है तो डॉक्टर साहब को बताएं, जब वैक्सीन लगवाने के लिए लाएंगे वो एक डिसीजन लेंगे, बट वैक्सीन जरूर लगाएं। डॉक्टर राकेश, जैसा कि आपने अपना जो पर्सनल एक्सपीरियंस था वो हमारे श्रोताओं के साथ साझा किया, मुझे लगता है कि ऐसे बहुत सारे लोग जिनके मन में कोई सवाल रहा होगा, आशंका रही होगी, तो वो जरूर उनको क्लैरिटी मिल गई होगी कि वैक्सीन लगवाना बिल्कुल सेफ है। और अब हम रुक करते हैं राजस्थान में बाड़मेर का, जहां से गिरधारी लाल जी अपने सवाल के साथ कार्यक्रम में जुड़ गए हैं। गिरधारी लाल जी नमस्कार। नमस्कार जी, बताइए क्या सवाल है आपका? मेरा ये सवाल है कि कोरोना की नई लहर आई है ना जी, उसमें ये टीका कॉमनर हो सकता है? जी डॉक्टर राकेश जानना चाहते हैं। सवाल समझ नहीं पाया, आप दोबारा पूछेंगे क्या? जी, ये डॉक्टर साहब मुझे लगता है ये पूछना चाह रहे हैं, उनका फोन कट गया है, ये जानना चाह रहे हैं कि कोरोना की जो नई लहर आई है, इस लहर में कोरोना के होने के कितने चांसेस रहते हैं? देखिए, जितने भी इस तरह के वायरल इन्फेक्शंस होते हैं
उसमें कभी कभी वायरस म्यूटेट कर जाता है। जैसे नॉर्मल हमें खांसी जुकाम भी होता है ना, हर साल सर्दियों के आसपास के सीजन में होता है नॉर्थ इंडिया के अंदर, तो वायरस म्यूटेट कर जाता है, ठीक हो जाता है अपने आप। बट अभी जो थोड़ा बहुत म्यूटेंट स्ट्रेन्स आ रहे हैं वो उसमें थोड़ा सा ऐसा लगता नहीं है कि वो ज्यादा तकलीफ देने वाले हैं। काफी पेशेंट्स को जितने भी आ रहे हैं वो सब ठीक ठाक ही रहते हैं, माइल्ड सिम्टम्स ही हैं उन्हीं को। लेकिन जो कि धीरे धीरे जैसे सब लोग अपने कामकाज की तरफ बढ़ना शुरू किए, काफी जगह लोग बाहर मूव करना शुरू किए, तो जो वायरस है कोविड का फैलता तो वही तरीका है उसका, क्योंकि जब कोई चीखता है, बोलता है, ये खाना खाता है विदाउट मास्क, तो वो एटमॉस्फेयर में जाता है और दूसरे व्यक्ति को चला जाता है। तो ये सारी जो मूवमेंट्स हुई हमारी सोसाइटी के अंदर, धीरे धीरे कोविड के केसेस कम हुए, लोगों को लगा कि बाहर मूव कर सकते हैं, मास्क अगर सब लोग नहीं पहन रहे, तो उसकी वजह से कोशिश थोड़े से केसेस इंक्रीज होने शुरू हुए हैं ना। इस स्टेज पे मानता हूं कि केसेस कुछ जगह इंक्रीज हो रहे हैं, बट जो हम सावधानियां कुछ समय पहले रख रहे थे, उसी सावधानियों को हम अभी भी जारी रखें। और उस सावधानी कुछ मुश्किल नहीं है, सिर्फ आपको मास्क पहनना है, हाथ की सफाई रखनी है, अगर टच करते हैं साबुन पानी सैनिटाइजर से वॉश कीजिए, और 2 गज की दूरी बना रखिए। और अभी जो फंक्शंस हैं जहां भीड़ भाड़ रहती है उसे थोड़ा सा अवॉइड करें अभी कुछ समय के लिए। ये सावधानी रखेंगे तो ये लहर जो अभी कुछ जगह थोड़े से केसेस बढ़ने शुरू हुए हैं, ये भी अपने आप ठीक हो जाएगी। थोड़ा सा समय दीजिए, वैक्सीन का जैसे जैसे असर आएगा केसेस अपने आप कम होने शुरू हो जाएंगे, उनकी सीवियरिटी कम हो जाएगी। जी डॉक्टर राकेश, थोड़ा सा संयम जरूर रखना होगा। आपने बहुत पॉजिटिव बात कही है, और मुझे लगता है जैसा कि प्रधानमंत्री जी ने भी कहा था कि हमारी जो नाव है वो किनारे तक पहुंच गई है, क्योंकि जो बहुत कठिन दौर था उसका हम सामना कर चुके हैं और अब हम ऑलमोस्ट किनारे पर आ गए हैं। तो हमें और ज्यादा सावधानी रखनी चाहिए कि कहीं हम दोबारा से उस चीज में ना चले जाएं। तो यहाँ पे एक बहुत नाजुक दौर है, और अगर हमारे जितने भी लिसनर्स हैं, आपने जो बातें बताई उनका ख्याल रखेंगे तो निश्चित तौर पर हम कोरोना पर विजय पाएंगे। और इस बीच हमारे साथ कार्यक्रम में बलरामपुर से रिंकी तिवारी जी जुड़ गई हैं। रिंकी जी नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। जी नमस्कार स्टार जी, स्वागत के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर सर को भी नमस्कार। नमस्कार जी। जी सर, जिस तरह की अभी आप इंफॉर्मेशन आप वैक्सीन पे दे रहे थे, बहुत सारे वैक्सीन के मतलब लोग श्रोता पूछते भी हैं सवाल, तो सर आज उसी पे मेरा भी सवाल है जी रिंकी सर, जैसे आज सीनियर सिटीजन को तो वैक्सीन दिया जा रहा है, वो बुजुर्ग या प्रॉपर जो गांव के होते हैं उनका जो अस्पताल है वो तो बहुत दूर रहता है, तो सर जो जिनका तबीयत खराब है, जो नहीं जा सकते, इतनी सारी दिक्कतें आती हैं, तो फिर जो हमने सुना है कि उन्हें डोज पहला दिया जाता है, उसके बाद में कुछ दिन के बाद दिया जाता है, तो सर ऐसा क्यों है, क्यों उन्हें ऐसा दिया जा रहा है, इसके बारे में थोड़ा जानना, इसका अन्य विशेष कारण क्या, थोड़ा इसको बताइए। धन्यवाद। देखिए 2 चीज है, आपका सवाल बहुत अच्छा है। अभी जो फेज चल रहा है उसमें उन व्यक्तियों को ये वैक्सीन दिया जा रहा है जिनको या तो उनकी उम्र ज्यादा है या कुछ साथ में बीमारियां हैं, जिसकी वजह से इन्फेक्शन अगर हो जाए तो उनको रिस्क रहता है जान का या दिक्कत का, बीमारी कोविड की बीमारी थोड़ी सी सीवियर हो जाती है, तो उनको लगाया जा रहा है। जैसे मैंने पहले भी बताया कि हम 2 डोज सभी को दे रहे हैं, ऐसा नहीं है कि बुजुर्ग थे, हेल्थ केयर वर्कर्स जो पहले कोविड में काम करे थे उनको भी 2 डोज ही दिया जा रहा है। 2 डोज इसलिए देते हैं, जैसे आपको याद होगा ना, आपको आपके परिवार में छोटे बच्चे होंगे, उनको ओपीवी का या डीपीटी का या हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन जो है वो कुछ अंतराल के बाद लगता रहता है उनको। वो एक उनको जो होता है ना, इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए होता है, तो वो हम जो करते हैं इसी तरह से कोविड का वैक्सीन भी लगाया जा रहा है। और इनको हम ओपनली, ऐसा नहीं है कि जैसे आपने बताया कि कुछ बुजुर्ग हमारे दूर दराज के जगह रहते हैं, तो डिफरेंट सेंटर्स बनाए गए हैं जहां से वैक्सीन उनको लगाया जा रहा है। क्योंकि ये जो वैक्सीन है ना, इसको हम बोलते हैं कोल्ड चेन, मतलब इसको एक बहुत मिनिमम टेम्परेचर पे रखना पड़ता है, नहीं तो वैक्सीन खराब हो सकता है। तो इसलिए जो वैक्सीन सप्लाई की जा रही है उसमें पूरा कोल्ड चेन मेंटेन होता है। इस वैक्सीन को एक ठंडे बर्तन के अंदर रखा रहता है, जब आपको लगता है तो तभी निकाला जाता है उसमें से। तो इसीलिए इस सेंटर्स को आइडेंटिफाई किया गया है जहां पर ये वैक्सीन जाए और उसी सेंटर्स पर लग जाएगा। तो ये दायरा धीरे धीरे बढ़ाया जा रहा है, और जो दूर दराज में जो लोग रहते हैं तो उनको भी ये सुविधा उपलब्ध रहेगी। आने वाले समय में इसका दायरा और बढ़ जाएगा, बट क्योंकि कोल्ड चेन मेंटेन करना है तो इसको ऐसा नहीं है कि हम कहीं पर भी लेके चले जाएं वैक्सीन और लगा दें, तो उसमें ये वैक्सीन का जो असर है वो कम हो जाएगा। तो उसके लिए इसको हम कंट्रोल सेंटर्स आइडेंटिफाई करके वहां पर लगाया जा रहा है, ताकि वैक्सीन का जो असर है वो अच्छा रहे और जिनको लग रहा है उन पर रिस्पॉन्स अच्छा रहे।
जी, और डॉक्टर राकेश इस बीच हमारे अगले कॉलर जो है कार्यक्रम में जुड़ गए हैं। और हेलो जी, ओडिशा से अब्दुल खालिद जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ गए हैं। अब्दुल जी नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। नमस्ते डॉक्टर साहब, नमस्ते। नमस्कार अब्दुल जी। जी हजरत, हमको सांस का बीमारी है, डायबिटीज है, 65 साल उम्र है। हम 2 महीने गए भी, हमको कहते हैं बाद में हो, क्या बात है? नहीं, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। अभी जो 45 से 60 साल की उम्र के बीच में है और अगर उनको डायबिटीज है 10 साल से ज्यादा या डायबिटीज की वजह से कुछ गुर्दे पे असर आया हुआ है या इतने की कुछ दिक्कत है तो वैक्सीन आप लगवा सकते हैं। आई थिंक मना नहीं करना चाहिए। और कोई कारण होगा, आपको कोई कारण बताया कि इसलिए आपको नहीं लग रहा है वैक्सीन? जी, अभी वो हमारे साथ फोन लाइन पे तो नहीं है। ये सभी के लिए है कि जिनको कुछ भी बीमारियां हैं, 20 बीमारियों के करीब की लिस्ट बनाई गई है जो कि हाई रिस्क रहते हैं। उसमें जैसे हार्ट की डिजीज हो किसी को, फेफड़ों की डिजीज है, डायबिटीज है, किडनी की प्रॉब्लम है, इस तरह की जो डिजीज है, या जिनको लिवर की प्रॉब्लम है या फिर कैंसर वाले जो पेशेंट्स हैं, ये उस लिस्ट में वो बीमारियों के नाम लिखे हुए हैं। आपके पास कोई ना कोई डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन होगा जहां पर ये बीमारियों का इलाज आपका चल रहा होगा, तो प्रिस्क्रिप्शन लेके जाइए। एक छोटा सा फॉर्म भरेंगे डॉक्टर साहब आपके, उस फॉर्म पे साइन कर देंगे, तो फॉर्म आप लेके जाइए तो आपको वैक्सीन लग जाएगा अगर आप 45 से 60 साल के बीच में बीमारी के साथ है। और 60 साल से ऊपर सबका लग रहा है। तो मुझे लगता है जो श्रोता अब्दुल जी क्वेश्चन पूछ रहे थे, शायद वो अपना प्रिस्क्रिप्शन नहीं लेके गए होंगे बीमारी वाला, तो वो अपना जब भी आप 45 से 60 वाले व्यक्ति वैक्सीन के लिए जाएं तो अपने ट्रीटमेंट के कागज साथ में लेके जाएं। जी, और आपसे ये भी जानना चाहेंगे डॉक्टर राकेश की जो डायबिटिक और हाइपरटेंशन 2 ऐसी बीमारियां हैं जो बहुत आम हैं, बहुत ज्यादा लोगों को हैं, तो इनमें किस तरह के पेशेंट्स को जो वैक्सीन लग रही है, इन 2 कैटेगरी में किस तरह से उनको वैक्सीन लगवाना चाहिए जो 45 वर्ष से ज्यादा उम्र के हैं? जी, ये सवाल काफी इम्पोर्टेंट सवाल है। हाइपरटेंशन, डायबिटीज इंडिया में काफी कॉमन है। डायबिटीज तो अब काफी इंडिया में बढ़ गया है। तो अभी सभी हाइपरटेंशन डायबिटीज के लिए इस फेज में अभी नहीं है। सिर्फ उन्हीं को जिसको डायबिटीज, जैसे मैंने बताया कि जिनको डायबिटीज हाइपरटेंशन दोनों है, डायबिटीज 10 साल से ज्यादा है या डायबिटीज की वजह से कुछ कॉम्प्लिकेशन है, जैसे किडनी में प्रॉब्लम हो जाता है, ब्रेन में प्रॉब्लम हो जाता है। हाइपरटेंशन भी इसी तरह से, हाइपरटेंशन के साथ अगर डायबिटीज है या हाइपरटेंशन वाले मरीज को हार्ट की और प्रॉब्लम है, जैसे कभी हार्ट अटैक आया हो या हार्ट फेलियर की चांसेस हो, तो उन वाले पेशेंट्स को अभी लगाया जा रहा है। जिनका सिर्फ हाइपरटेंशन है, 2-4 साल से हुआ, दवाई से अच्छा से कंट्रोल्ड है और कोई दिक्कत नहीं है, उनको इस फेज में नहीं लगाया जा रहा है। इन फेज में यूजली उन व्यक्ति को अभी प्रेफरेंस मिल रहा है जिनको बाई चांस अगर कोविड हो जाए तो उनको ज्यादा दिक्कत आ सकती है, सीवियर ज्यादा हो सकता है, तो अभी उनको लगा रहा है। आई थिंक इसके नेक्स्ट फेज में जब भी स्टार्ट करेंगे तो बाकी व्यक्ति को भी लगना शुरू हो जाएगा। जी, और समय इजाजत नहीं दे रहा कि हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएं। चलते चलते डॉक्टर राकेश, आप आकाशवाणी के श्रोताओं को क्या संक्षेप में बहुत संदेश देना चाहेंगे? मैं सिर्फ सभी श्रोताओं को ये बोलना चाहेंगे कि आप सेफ रहें। आपने इतने समय तक, आई थिंक 1 साल से ऊपर का समय हो गया तकरीबन, काफी संयम बरता है। थोड़ा सा समय और है, थोड़ा सा संयम और बरतिए। सावधानियां जो हमने बोला, सिर्फ 3 छोटी छोटी सावधानियां, 2 गज की दूरी, हाथ का सफाई रखना अपने सोप साबुन पानी से, और मास्क लगा के रखिए, कुछ समय के लिए रखिए। और वैक्सीन जिनका भी नंबर आता है, जो एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं, वैक्सीन को जरूर लगवाएं। डॉक्टर राकेश, आप समय कम है, आप आकाशवाणी के श्रोताओं से जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। शुक्रिया एंड गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। श्रोताओं, आप स्वस्थ और खुशहाल रहें, इसी कामना के साथ दीजिए मुझे अनुमति। नमस्कार। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता सिद्धार्थ सिंह। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ थे नई दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के एडिशनल प्रोफेसर डॉक्टर राकेश गर्ग। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है AIRNSDtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.com।